अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स 2025 के चैप्टर 9 का 7वां लेक्चर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज के लेक्चर में हम इसका टॉपिक शील्डिंग फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है और इसमें काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs भी बन सकते हैं, तो इसको आपने अच्छे से रीड कर लेना है। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें किसी किस्म का कोई फार्मूला या डेरिवेशन वगैरह इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से आपने इसको इसी तरह रीड करके याद करके लिख लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है कि हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से किस तरह किसी चीज़ को शील्ड कर सकते हैं। शील्ड करने का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना या सेव करना। ठीक है, तो उसको शील्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि ये चीज़ किसने इन्वेंट की थी। तो माइकल फैराडे एक इंग्लिश साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1836 में एक डिवाइस, एक केज, उन्होंने एक शील्ड बनाई थी जिसका नाम था फैराडे केज या फैराडे शील्ड। ठीक है, इसका काम क्या था। इसका काम ये था कि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हैं उनसे प्रोटेक्ट करती थी किस चीज़ को। कोई भी डिवाइस है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको अगर हम इस तरह इसकी ऑब्जेक्ट के अंदर रखेंगे, इस फैराडे केज के अंदर रखेंगे या इस फैराडे शील्ड के अंदर रखेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट या वो डिवाइस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से वो प्रोटेक्ट हो जाएगी, शील्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। बाकी इसकी डेली लाइफ में एप्लीकेशंस भी हैं, वो भी हम एग्जांपल्स में रीड करेंगे। तो इंट्रोडक्शन है, एन इंग्लिश साइंटिस्ट माइकल फैराडे इन्वेंटेड अ स्ट्रक्चर इन 1836 कॉल्ड फैराडे केज और फैराडे शील्ड। ठीक है, इसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज़ एन इनक्लोजर दैट ब्लॉक्स द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन कंडक्टिव मटीरियल्स। इट एक्ट्स लाइक अ होलो कंडक्टर। तो ये होलो कंडक्टर के तौर पर बिहेव करता है, यानी कि ऐसा कंडक्टर जो कि अंदर से एम्प्टी हो, जिसके अंदर स्पेस हो। होलो का मतलब होता है खोखली चीज़। ठीक है, जिस तरह ये पेन है ना, तो पेन का इसके अंदर से अगर मैं ये इसके अंदर जो सारी निब है और जो स्प्रिंग है, ये सारा कुछ अगर अंदर से निकाल देंगे तो ये एक होलो रह जाएगा। ठीक है, तो अंदर से एम्प्टी चीज़ रह जाएगी। इसी तरह होलो कंडक्टर के तौर पर ये बिहेव करता है। तो फिर क्या होता है, वेयर डिवाइसेस और ऑब्जेक्ट्स कैन बी पुट फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर अब इस होलो फैराडे केज के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को या डिवाइसेस को रख सकते हैं जो कि सेंसिटिव होती हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को बर्दाश्त नहीं कर पाती। ठीक है, तो इस तरह हम फैराडे केज का इस्तेमाल कर सकते हैं डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो आगे इसकी एग्जांपल लिखी हुई हैं ये फैराडे केज की। तो 3 एग्जांपल्स हैं, इनको आपने इसी तरह रीड कर लेना। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आप एक लिख सकते हैं उसमें। ठीक है, लेकिन अलग-अलग तीनों शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बन सकती हैं। तो सबसे पहले लिखा था, चेसिस एंड बॉडीज ऑफ कार्स प्रोटेक्ट पीपल इनसाइड ड्यू टू इट्स मेटल फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म्स द इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रेवल्स ओवर द मेटल सरफेस इनटू द ग्राउंड एंड प्रिवेंट द पैसेंजर्स। तो इसमें लिखा हुआ है कार की जो बॉडीज़ होती हैं ना, वो बेसिकली मेटल की बनी होती हैं और वो अंदर बैठे सवारियों को, पैसेंजर्स को वो प्रोटेक्ट करती हैं डिफरेंट थंडर स्टॉर्म्स वगैरह में। क्योंकि जब लाइटनिंग वगैरह होती है, थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, बिजली वगैरह गिरती है, तो उसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है जो कि इंसानी जिस्म को इफेक्ट कर सकता है। तो उस केस में जो कार की मेटालिक बॉडी होती है, चूँकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, बाकी इसका सारा जो डिटेल्ड प्रोसीजर है वो भी आगे आएगा कि किस तरह प्रोटेक्शन होती है। तो लेकिन कार की जो मेटालिक बॉडी होती है वो पैसेंजर को सेव कर लेती है, क्योंकि वो भी एज अ फैराडे केज के तौर पर बिहेव करती है। इसके बाद इसकी सेकंड एग्जांपल लिखी हुई है माइक्रोवेव ओवन के हवाले से, कि माइक्रोवेव ओवन की जो बॉडी होती है, आउटर सरफेस होती है, वो भी सारी मेटल की बनी होती है। तो उसके ऊपर भी जो सारा चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो कि माइक्रोवेव्स को अपने अंदर से बाहर नहीं आने देता। क्योंकि अगर माइक्रोवेव्स बाहर आएँ तो वो बाहर आकर दूसरी चीज़ों को इफेक्ट करेंगी, इन्वायरमेंट में फैल जाएंगी। ठीक है, तो दूसरी एग्जाम्पल आप रीड कर लें। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल लिखी हुई है एरोप्लेन्स की। एरोप्लेन्स की भी जो बॉडी होती है वो भी मेटालिक फ्रेम की बनी होती है, मेटल्स की बनी होती है। ठीक है, वो भी अपने अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स को प्रोटेक्ट करती है, सेम एज जिस तरह कार्स में बैठे हुए पैसेंजर प्रोटेक्ट होते हैं। इसी तरह जब एरोप्लेन की सतह पर कोई लाइटनिंग वगैरह फॉल करती है या थंडर स्टॉर्म्स वगैरह होते हैं, तो उस केस में जो पैसेंजर्स हैं वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो पूरा चार्ज है वो मेटल की सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि लाइटनिंग जो होती है उसके अंदर चार्ज पाया जाता है। तो ये चीज़ आपने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी जब आपने हैजार्ड्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद आगे वर्किंग ऑफ फैराडे केज लिखा हुआ है, यानी अब इसकी डिटेल आएगी थोड़ी सी कि किस तरह वर्क करता है, किस तरह इसके अंदर प्रोटेक्शन होती है। तो ये सारा कुछ इसमें बयान किया जाएगा। तो फैराडे केज की वर्किंग में ये लिखा हुआ है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉक है या कोई भी जिस तरह लाइटनिंग है, आसमानी बिजली है, वो मिसाल के तौर पर एरोप्लेन की सतह के ऊपर जब पड़ती है, तो एरोप्लेन की सतह जो है वो मेटल की बनी हुई है, मेटालिक फ्रेम है। तो वो जो लाइटनिंग के अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, उस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, चूँकि वो हार्मफुल है इंसानों के लिए। ठीक है, तो वो जो मेटालिक बॉडी होती है वो उस पूरे चार्ज को अपनी सतह के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करवा लेती है। ठीक है, जिसकी वजह से किसी भी
भी किस्म का नुकसान नहीं होता, और फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अंदरूनी सतह पर इनसाइड ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि जो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बाहर ही आउटर सरफेस के ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जबकि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, वो ज़ीरो हो जाती है। इस तरह इक्विलिब्रियम की हालत के अंदर जो चार्जेस हैं जो मूव नहीं करते, जब मूव करना स्टॉप कर देते हैं तो वो इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाते हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की जब कंडीशन आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की, तो उस केस में जो ज़्यादा चार्जेस हैं वो आउटर सरफेस के ऊपर रिजाइड कर रहे होते हैं, वहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, एनी इलेक्ट्रिकल शॉक रिसीव्ड बाय केज रन्स थ्रू इट्स आउटर सरफेस without causing any harm inside. The electric field inside the hollow conductor remains zero. At equilibrium, under electrostatic conditions, any excess charge resides on the outer surface of conductor. तो तीनों पॉइंट्स को आपने इसी तरह याद कर लेना। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आप ये 3 पॉइंट लिख सकते हैं। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन में इसकी मजीद डिटेल है जो कि अगले पेज पर आएगी। आगे अब फैराडे केज की थोड़ी मज़ीद डिटेल्ड वर्किंग है। उसमें ये बताया गया कि चार्जेस किस तरह मूव करते हैं, फिर जब उनकी मूवमेंट स्टॉप हो जाती है तो उस केस में इक्विलिब्रियम की कंडीशन में उनके ऊपर क्या क्या कुछ अप्लाई हो रहा होता है, और लास्ट पर जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले हमने एक कंडक्टर का पीस ले लेना है, मिसाल के तौर पर कॉपर का। ठीक है, एक चीज़ आपने लेकिन हमेशा याद रखनी है, जो हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में भी पढ़ी थी, पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, यानी लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक जैसे चार्जेस, और जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो जिस तरह ही हम इस पीस ऑफ कंडक्टर के अंदर हमें पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरह हमने कोई कंडक्टर लिया कॉपर का, ठीक है, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पाई जा रही है। ठीक है, अब इस कंडक्टर के करीब जिस तरह ही हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर आएंगे, यानी कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स, कोई और चार्जेस का सोर्स इसके करीब लेकर आएंगे, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन होगी। ठीक है, अब उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे जो कंडक्टर के अंदर मौजूद हैं, और तमाम मूव करते करते जो कंडक्टर है उसकी बैरूनी सतह आउटर सरफेस के ऊपर जमा हो जाएंगे, वहाँ पर रीअरेंज हो जाएंगे। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उन्हें अट्रैक्ट या रिपेल करेगी, जिसकी वजह से वो आउटर सरफेस के ऊपर इस्टेब्लिश हो जाएंगे, वहाँ पर सबके सब इकट्ठे हो जाएंगे। जबकि जो अंदरूनी सतह होगी कंडक्टर की वो उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, और जिस तरह ही ये मूवमेंट जो होगी वो स्टॉप होगी, यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगी, तो उस केस में जो मूवमेंट है चार्जेस की वो स्टॉप हो जाएगी। जो तमाम चार्जेस हैं, एक्सेस चार्जेस हैं, वो सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम इस कंडक्टर को, अब जब ये तमाम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, अब इस केस में हम इस कंडक्टर को किसी और मटीरियल के साथ रब करें या फ्रिक्शन की फोर्स अप्लाई हो, जिस तरह हमने 10th क्लास में रबिंग वाला तरीका पढ़ा था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। ठीक है, तो इस तरह हम अगर इसे किसी चीज़ से रब करेंगे तो जो कंडक्टर है ये अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसको दे देगा, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस जमा होने स्टार्ट हो जाएंगे, और इसी तरह जो तमाम इसके अंदर जो इनसाइड है इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, यानी उसके अंदर तमाम जो चार्जेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, आउटर सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हम ये फैराडे केज का इस्तेमाल करते हैं, और इसके अंदर फिर हम किसी भी डिवाइस को, सेंसिटिव ऑब्जेक्ट को रखकर वो इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ख़त्म हो गई। तो इसकी सबसे पहले लिखी हुई है मूवमेंट ऑफ चार्जेस। सपोज दैट अ पीस ऑफ कंडक्टर से कॉपर कैरीज अ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड comes near the conductor, free electrons start moving due to repulsive force। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स की वजह से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। दे रीअरेंज themselves on the outer surface of conductor। ये आउटर सरफेस के ऊपर क्यों जमा होंगे, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर रही है इनके चार्जेस के ऊपर, कंडक्टर के चार्जेस के ऊपर। ठीक है, व्हेन मूवमेंट स्टॉप्स वंस इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड, ऑल ऑफ एक्सेस चार्जेस ऑन द सरफेस, नो फर्दर मूवमेंट अकर्स। जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगी तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, इफ सम इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट फ्रॉम कंडक्टर टू अनदर ऑब्जेक्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, ये वही रबिंग वाला तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है। अ नेट पॉजिटिव चार्ज अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, सो नो चार्ज इनसाइड इट, सो इनसाइड स्टेज प्रोटेक्टेड। इस तरह जो अंदरूनी सा होगा कंडक्टर का वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। इसके बाद लास्ट में लिखा है फील्ड इनसाइड बिकम जीरो, वही बात दोबारा यहाँ पर लिखी हुई है। आफ्टर रीअरेंजमेंट चार्जेस क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ देयर ओन, दैट फील्ड कैंसल्स एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, इस तरह एक्सटर्नल फील्ड जो होगी वो कैंसिल हो जाएगी इनसाइड की वजह से, और इनसाइड जो होगी वो कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाएगी। सो इनसाइड इज कम्प्लीटली शील्डेड बिकॉज इनसाइड फील्ड बिकम्स जीरो। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। आगे इंटीरियर इज प्रोटेक्टेड, जो इंटीरियर होगा वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट एंटर इनसाइड एनी ऑब्जेक्ट और डिवाइस प्लेस्ड इनसाइड होलो कंडक्टर रिमेन सेफ। तो ये काम होता है फैराडे केज का, यानी हम इसके अंदर कोई भी चीज़ रखकर इस होलो कंडक्टर के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को या डिवाइस को रख के प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से।
ठीक है। बाकी ये किस तरह प्रोटेक्ट होगा वो सारा तरीका यहाँ पर बता दिया गया है। किस तरह चार्जेस आएंगे, वो चार्जेस फिर रिपल्शन की फोर्स उन पर अप्लाई होगी और वो फिर किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी, मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी, फिर जो इंटरनल फील्ड है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। आगे फील्ड लाइन स्टेज परपेंडिकुलर, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि जो सरफेस होती है कंडक्टर की, उसके ऊपर जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो परपेंडिकुलर होती है सरफेस के, क्योंकि जो तमाम चार्ज है वो आउटर सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया होता है, ठीक है। लेकिन चूंकि चार्जेस मूव करना रुक चुके होते हैं, इसीलिए जो फील्ड होती है वो परफेक्टली नॉर्मल होती है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है सरफेस के ऊपर। जो चार्जेस होते हैं जब वो मूव नहीं कर रहे होते, जाहिर सी बात है अगर वो मूव करेंगे तो उनके कंपोनेंट्स आ जाएंगे। तो इस तरह कोई भी कंपोनेंट नहीं होता जो कि परपेंडिकुलर ना हो, तो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तमाम चार्जेस की जो आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, वो तमाम परपेंडिकुलर हो जाती हैं। ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर एट इक्विलिब्रियम द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, इट इज इफ इट इज बट नॉट चार्जेस वुड कीप मूविंग। तो ये बात यहाँ पर लिखी है, अगर ये परपेंडिकुलर ना हो तो इसका मतलब है चार्जेस मूव कर रहे हैं, यानी इनके कंपोनेंट्स आ जाएंगे। बट सिंस चार्जेस हैव स्टॉप्ड मूविंग, चार्जेस चूंकि रुक चुके हैं इक्विलिब्रियम की वजह से, द फील्ड इज परफेक्टली नॉर्मल या 90 डिग्री टू द सरफेस। तो ये चीज़ आपने इसी तरह याद कर लेने। बाकी इसके साथ जो डायग्राम है वो बुक के अंदर बनी हुई है, वो आपने लाजमी तौर पर साथ बनानी है, ठीक है। आगे लिमिटेशन है कि ये फैराडे केज किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो इसकी लिमिटेशन है इंसुलेटर्स में इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते। ओनली कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स वेयर एज इंसुलेटर्स डू नॉट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन, सो इंसुलेटर्स कैन नॉट बी यूज टू कंस्ट्रक्ट फैराडे केज। तो ये चीज़ भी आपने एमसीक्यूज़ के तौर पर या शॉर्ट के तौर पर याद रख लेनी है, ठीक है। तो बाकी ये आसान सा टॉपिक था, आज का लेक्चर था, जो कि आपको लॉन्ग शॉर्ट दोनों में पूछा जा सकता है। एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।